प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना छठा पाठ क्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, परिभाषा से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्रिया क्या होता है? अगर हम परिभाषा के हिसाब से बोलेंगे, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के शब्द आपको पता है, लिखना, हंसना, रोना, बैठना, सोना। यहाँ सोना भी क्रिया है। तो ये सब क्रिया के शब्द हैं। परिभाषा में कोई बदलाव नहीं आया है, वही जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़े थे वही है। धूप। अब वाक्य में क्रिया की पहचान करना सबसे बड़ी बात है। हमें वाक्य में क्रिया की पहचान करना आना चाहिए, जो कि इस कक्षा से शुरू हो जाता है। शुभम फल खाता है। यहाँ पे क्रिया शब्द आपको बताना है। वाक्य है शुभम फल खाता है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ। ये उदाहरण है। शुभम फल खाता है, ये वाक्य है। अब हम वाक्य के भाग पहचान गए हैं। शुभम, तो ये तो संज्ञा है, नाम है। फल भी संज्ञा ही है। यहाँ खाता है क्रिया है। तो बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, वो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं, दूसरा है उदाहरण। हरि पत्र लिखता है। लिखता है, पूर्ण विराम। लिखता है के लिए ये है, लिखा नहीं, लिखता। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? बहुत सही आपने पहचाना, लिखता है क्रिया है। यहाँ पे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। क्रिया की परिभाषा क्या कहती है? जिन शब्दों से किसी काम के करने, ये शब्द हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिएगा, अब अगला शब्द मैं लिखता हूँ। अगला वाक्य आप पहचान पाते हैं कि नहीं? ये तो बहुत सरल थे, क्योंकि आपने बचपन में क्रिया के शब्दों को याद कर रखा है। उठना, बैठना, सोना, हंसना, रोना, नाचना, गाना, खाना, पीना, ये सब क्रिया के शब्द थे। अब तीसरा वाक्य है, देखते हैं आप क्रिया पहचान पाते हैं कि नहीं। अलमारी में। अलमारी में किताबें हैं, बहुवचन है। अब यहां क्रिया शब्द। इस वाक्य में देखो, हमने पहला वाक्य बड़ी आसानी से पहचान दिया, क्योंकि हमें किसने मदद करी? जो हमने बचपन में क्रिया शब्द याद किए थे। दौड़ना, चलना, तैरना, हंसना, रोना, गाना, खाना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ ये था। इसीलिए हमें तुरंत पता चल गया कि खाता है क्रिया शब्द है, हरिपत्र लिखता है क्रिया शब्द है। अब तीसरा वाक्य, अलमारी में किताबें हैं। अब इसमें हम क्रिया शब्द कहाँ ढूंढ रहे हैं? इस वाक्य में अलमारी में किताबें हैं। तो बच्चों, इसमें है क्रिया शब्द
अलमारी और किताबें तो संज्ञा हैं, आपको पता ही हैं, ये क्रिया है। वाक्य में हैं जो है यह क्रिया शब्द है। किताबें कहाँ हैं यह इससे पता चलता है, अलमारी में, तो ये क्रिया शब्द है। ठीक उसी तरह धूप तेज है, एक और वाक्य है, धूप तेज है। तो यहां पे भी आपको क्रिया शब्द की पहचान करनी है। इस वाक्य में भी, चौथे में भी धूप तेज है या तेज धूप है, अगर तो इसमें क्रिया शब्द कहाँ गया? इस वाक्य में क्रिया कहाँ है? हर वाक्य में क्रिया तो होता ही है। फिर इसमें है, यह है जो है क्रिया शब्द। तो आपने अब वाक्य में क्रिया शब्द को पहचानना सीखा है। परिभाषा हमारी वही है जो हम एक बार फिर से इसको लिखेंगे। आपको परिभाषा नोटबुक में लिखनी है उदाहरण के सहित, उदाहरण के साथ लिखना है। फिर हम इसको ज़रा और डिटेल में इसके भेद भी बताएंगे आपको। शुरू करते हैं परिभाषा से। परिभाषा में बदलाव नहीं है, आपको पता है। परिभाषा परिभाषा इसकी क्रिया, जिन शब्दों से किसी जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा या भी लिख सकते हैं, या होने का बोध होता है, होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। उदाहरण या जैसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे पढ़ना, खाना, रोना, चलना आदि। तो बच्चों, परिभाषा में कोई बदलाव नहीं है। आपने देखा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, रोना, चलना आदि। तो ये थी हमारी क्रिया की परिभाषा।
अब कुछ हम अपने पाठ्य पुस्तक जो है व्याकरण के, उसके कुछ उदाहरण भी आपको बताएंगे। तो बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। सबसे पहली बात है कि हर वाक्य में हमें क्रिया मिलेगी ही जरूर। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। किसी भी पहचान क्या है वाक्य के, रवि दौड़ता है, तो वाक्य के अंत में ही हमें क्रिया मिलेगी। जैसे संज्ञा शुरू में मिलती है, संज्ञा सर्वनाम, उसी तरह क्रिया जो है वाक्य के हिंदी में अंत में ही आती है। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। क्रिया वचन और लिंग के अनुसार बदल जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हम वहाँ लिखते हैं गिरते हैं। अगर एक पत्ता गिर रहा है, वचन, हम वचन के बात के हिसाब से बता रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगर एक वचन है तो गिरता है, अगर बहुवचन है पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हमने देखा क्रिया में बदलाव आ गया। किसके हिसाब से? वचन के। और लिंग के अनुसार से भी क्रिया में बदलाव आता है। ये दो ध्यान देने वाली चीज़ हैं बच्चों, कि जो क्रिया है वह लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है। हम इसका उदाहरण आपको लिख के समझाएंगे। सबसे पहले एक बार इसको आप याद कर लीजिए, फिर हम इसका कैसे बदलाव आता है आपको बताते हैं। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, रोना, चलना आदि। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। बोध का अर्थ होता है पता चलना, ज्ञान होना। परिभाषा फिर से ध्यान से देखो, क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, रोना, चलना आदि। अब चलते हैं, जो परिवर्तन आता है वचन और लिंग के अनुसार, वह कैसे हम समझेंगे उसको एक बार समझ लेते हैं। परिभाषा हो गई। क्रिया लिंग और वचन इन दोनों के हिसाब से बदल जाता है। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव आ जाता है। ये हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे। एक हमने नया चीज सीखा, हर वाक्य में हमें क्रिया मिलेगा। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता है। और वचन और लिंग उनके अनुसार क्रिया में बदलाव आता है। वो कैसे आता है हम दोनों आपको बताएंगे उदाहरण से। पहले हम लिंग के अनुसार बताते हैं, फिर वचन के अनुसार आपको ये जो बदलाव आ रहा है ये बताते हैं। लिंग के अनुसार कैसे बदल जाता है इसके उदाहरण आप लिखिएगा। लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव। कैसे होता है उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। रवि किताब पढ़ता है। दूसरा वाक्य देखो, ख सीमा किताब पढ़ती
है। तो दोनों वाक्यों पे जरा ध्यान देना है बच्चों। हम क्रिया लिखते हैं। रवि पुल्लिंग है, लड़का है, किताब पढ़ता है। तो हम देखा जो क्रिया है, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता है लिखा गया। सीमा एक लड़की है, सीमा किताब पढ़ती है। तो क्रिया में क्या बदलाव आया? यहाँ पढ़ता था, यहाँ पढ़ती हो गया। तो हिंदी में जो क्रिया है लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार बदल जाती है। ये हर भाषाओं में नहीं होती, लेकिन हिंदी में ये होता है। एक आपने देखा, ये लिंग के अनुसार। स्त्रीलिंग में क्रिया में बदलाव आ गया, लिंग के अनुसार ये बदलती रहती है। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल स्त्रीलिंग में बदलाव आया, ये लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आ गया है। एक और उदाहरण देते हैं। धोबी, धोबी कपड़े धोता है, पूर्ण विराम। धोबिन आपने किया है, धोबी का धोबिन, ये है स्त्रीलिंग है। धोबिन कौन सा शब्द है बच्चों? स्त्रीलिंग। कपड़े धोती है। तो इसमें भी क्रिया में बदलाव आया है। क्रिया क्या है इसमें? धोता है, ये क्रिया है, और धोबिन के साथ धोती है, ये क्रिया है। तो बच्चों हमने इसमें देखा कि बदलाव कैसे आया, लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आ गया है। तो हमने दो उदाहरण से क्या सीखा कि लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है, लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। पहले वाक्य में रवि पुल्लिंग है, एक लड़का है, रवि किताब पढ़ता है। अब अगर हम स्त्रीलिंग पे चलते हैं, सीमा एक लड़की है, स्त्रीलिंग है, सीमा किताब पढ़ती है। तो पढ़ता है पुल्लिंग में और पढ़ती है स्त्रीलिंग में, ये क्रिया बदल गई। ये क्रिया यहाँ पे है पढ़ता है और स्त्रीलिंग के साथ होगी पढ़ती है। ठीक उसी तरह धोबी एक पुल्लिंग शब्द है, आपको पता ही है। कपड़े धोता है, धोबिन स्त्रीलिंग शब्द है, कपड़े धोती है। तो क्रिया में बदलाव हमने देखा। तो हमने क्या सीखा कि लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है या बदल जाती, क्रिया बदल जाती है। अब दूसरा है वचन के अनुसार। लिंग के अनुसार बदलाव आया, अब वचन के अनुसार। अब हम यहाँ वचन लिख देते हैं। पहले लिंग लिखा था, वचन। वचन के अनुसार क्या बदलाव आता है? एक वचन, वचन की आपको भेद पता है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और लिंग भी दो प्रकार के थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब वचन के अनुसार क्या बदलाव आता है क्रिया में? परिवर्तन का मतलब है बदलाव। तो शुरू करते हैं उदाहरण से। पहला है उदाहरण। अभी हमने एक लड़का का उदाहरण कि लड़का एक वचन है। अब यहाँ लिंग की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना। लड़का, लड़का गेंद खेलता है।
खेलता है। यहाँ पे बच्चों यहाँ ध्यान देना है, हम यहाँ वचन की बात कर रहे हैं। लड़का एक वचन है और दूसरा है लड़के। आपको पता है लड़का का बहुवचन लड़के होता है। लड़के गेंद खेलता नहीं होगा, खेलते और हैं, बहुवचन में हैं लग जाता है। तो एक ये पर हमने देखा न केवल लिंग बल्कि वचन से भी क्रिया बदल जाती है, क्रिया में बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। लड़का गेंद खेलता है, ये क्रिया है। लड़का यहाँ एक वचन है, यहाँ लड़के बहुवचन है, हमको पता ही है। गेंद खेलते हैं, तो फिर ये परिवर्तन आया। तो ये था वचन में परिवर्तन। एक और उदाहरण इसका करते हैं और हमें अच्छा लगेगा। लिखते हैं टोपी, टोपी सुंदर है। टोपी सुंदर है। अब इसका वचन बदल देते हैं टोपी का। टोपी का टोपियां, टोपियां, टोपियां सुंदर हैं, बहुवचन में आपको पता है सुंदर है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? इसे रेडिंग से मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिया है और यहाँ पे हैं। तो ये बदलाव हमने देखा, क्रिया में बदलाव आ रहा। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो टोपी सुंदर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने है लिखा है। और चौथे वाक्य में टोपियां सुंदर हैं। तो ये बदलाव वचन के कारण आया है। तो न केवल लिंग के अनुसार बल्कि वचन के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। एक बार फिर से उदाहरण इसको देख लेते हैं बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने क्रिया के भेद भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको सीख लेते हैं। वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। उदाहरण हमने दे रखा है, लड़का गेंद खेलता है। लड़का गेंद खेलता है, लड़के गेंद खेलते हैं। तो हमने देखा क्रिया में बदलाव, परिवर्तन आया है वचन के अनुसार। लड़का एक वचन है, जब एक वचन आता है तो हम लिखते हैं खेलता है, और जब बहुवचन आ जाता है, संज्ञा बहुवचन होती है, तो हम लिखते हैं खेलते हैं। तो वचन के अनुसार क्रिया में हमने बदलाव देखा। ठीक उसी तरह टोपी एक वचन है, टोपी सुंदर है, लेकिन जब हम टोपियों का बहुवचन वाक्य में प्रयोग करते हैं, टोपियां सुंदर हैं, तो हमने है और हैं ये परिवर्तन देखा। तो ये था लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ये सब नई चीज़ थी, ये जो परिवर्तन वाला हमने बताया, और क्रिया के भेद इस बार ये नए हैं। इसको आपको ज़रा ध्यान से इसको समझना है, ताकि जब हम अभ्यास प्रश्न करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। परिभाषा आपको याद है, परिभाषा में हमने कोई बदलाव नहीं देखा है जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। परिभाषा वही है। क्या है परिभाषा क्रिया की? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने
या करने का पता चलता है या बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण है चलना, बैठना, हंसना, रोना आदि। उसके बाद हमने क्या नियम सीखा? हमने सीखा कि हर वाक्य में क्रिया अवश्य आता है, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनते। हमने एक और चीज़ सीखा, क्रिया क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता है। और एक और दूसरी बात हमने सब सीखी कि क्रिया वचन और लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। हमने क्या एक सीखा कि बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। दूसरा, वचन और लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो ये था। अब हम चलेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, अब हम उसके ऊपर चलेंगे। क्रिया के दो भेद हैं, आपने इसे नोट कर लिया होगा। क्रिया के भेद बच्चों, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक, और दूसरा है अकर्मक। तो बच्चों, जैसे नाम से ही पता चलता है, सकर्मक, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर, फल पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका सकर्मक का जो शाब्दिक अर्थ होता है कर्म, सकर्म, कर्म के साथ। जरा ध्यान से देखो, सकर्म, कर्म को हम लोग हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? कर्म का काम। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। सुना होगा आपने, कर्म का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? काम। सकर्म, कर्म के साथ, कर्म के साथ, इसका अर्थ होता है कर्म के साथ। और अकर्मक, जो कर्म के साथ न हो। तो हम इसको लिखते हैं, परिभाषा भी दोनों की लिखते हैं सकर्मक की। मैं इसी के नीचे लिखता हूं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। तो बच्चों, हमने देखा जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही।
कल हम इसके बाद में सकर्मक और अकर्मक के आपको परिभाषा भी लिखवाएंगे, उदाहरण के साथ इसको हम समझाएंगे। तो आपको आज का गृह कार्य है कि आपको क्रिया के जो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक उसको एक बार पढ़ना है। आज के लिए इतना है।